YouTube के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हिंदी सप्ताह 25 दिवस 5 पाठ 18 हमारी जनजातीय कलाएं। इस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, अपनी अभ्यास पुस्तिका अपने सामने रखें और शुरू कीजिए आज का अभ्यास कार्य। जैसा कि आप जानते हो, हर एक दिवस की शुरुआत मौखिक चर्चा से होती है। सामान्यतः जंगल किनारे या जंगल में बसे गांवों में लोग अपने घरों में किन किन पशु पक्षियों को पालते हैं। तो देखो, जिसका गांव जंगल के किनारे होता है या जो जंगल में ही रहते हैं, वो गाय पालेंगे, भैंस पालेंगे, कुत्ता, बकरी, भेड़, इस प्रकार के जानवरों को वो पालते हैं। इनकी कलाकृतियों में किन किन वस्तुओं का प्रयोग होता है। अब इनकी जो कलाकृति होती है, दीवारों पर ये चित्र बनाते हैं या फर्श पर जो चित्र बनाते हैं, तो इनमें इसी प्रकार की पेड़ पौधे, पशु पक्षियों की कलाकारी आपको देखने को मिलती है। जंगल के जनजातीय आदिवासी लोग अपने मनोरंजन के लिए किन साधनों का प्रयोग करते हैं। तो कई जगह पर यह देखा गया है, ये अपने मनोरंजन के लिए जानवरों की लड़ाई कराते हैं, मुर्गों की लड़ाई करा रहे हैं, बकरों की लड़ाई करा रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ नाच गाना भी होता है। तीज त्योहारों पर इनके यहाँ नाच गाने, होली पर, तो इस प्रकार से ये लोग अपना मनोरंजन करते हैं। आजकल धीरे धीरे टीवी, मोबाइल, सारी चीज़ें इन जगहों पर भी पहुंच रही हैं, तो इनका भी ये प्रयोग करते हैं। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 115 और 116 को आपको पढ़ना है। वे सभी से लेकर के कलाकृति में खोया था तक। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 1, अल्पना। जब 115 और 116 पेज पढ़ेंगे आप, तो आपको समझ में आएगा अल्पना क्या होती है। रंगीन कलात्मक चित्र होते हैं। परंपरा को कहते हैं हम रिवाज या प्रथा, ये उसी में लिखा हुआ है। आवास कहते हैं हम घर को या रहने का स्थान। कलाकृति, कलात्मक ढंग से बनी वस्तु कलाकृति कहलाती है। इसी पाठ्यांश में से आपको योजक चिन्ह वाले शब्द भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे पशु पक्षी, पेड़ पौधे, धनुष बाण, प्रवेश द्वार। प्रश्न क्रमांक 3, दिए गए शब्दों के आगे अ जोड़कर नया शब्द बनाइए। तो मान लो कोई शब्द है, सत्य शब्द, सत्य, किसी शब्द से पहले अ लगा दो, तो जो अ लगाया है इसको हम कहते हैं उपसर्ग, और शब्द का वो विलोम बन जाता है। सत्य के आगे अ लगा दो तो असत्य बन गया, तो ये सत्य का विलोम भी हो गया है। तो शब्द से पहले कोई शब्द लगाते हैं, कोई अक्षर जोड़ते हैं हम, वो उपसर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? उपसर्ग। इसको याद रखें, उपसर्ग। सफल, सफल से के आगे हमने क्या लगा दिया? अ उपसर्ग लगा दिया, तो शब्द बन गया असफल। सफल का विलोम होता है असफल। कुशल, कुशल से पहले अ लगा दो तो बन गया अकुशल, तो अकुशल विलोम हो गया इसका। शुभ, शुभ से पहले अ उपसर्ग लगा दीजिए तो क्या बन जाएगा? अशुभ, तो शुभ का विलोम क्या हो गया? अशुभ। समय, समय से पहले अ उपसर्ग लगाइए तो शब्द बन जाएगा असमय। सहज, सहज से पहले अ उपसर्ग लगाइए तो शब्द बन जाएगा असहज, जो कि सहज का विलोम होता है, विपरीत अर्थ वाला होता है। प्रश्न क्रमांक 4 और 5 देखते हैं। मेखला और उसकी सहेलियां खुश क्यों थीं? मेखला और उसकी सहेलियां प्रदर्शनी देखकर बहुत खुश थीं। ठीक। प्रश्न क्रमांक 5, किस जनजाति में गोदना गुदवाते हैं? तो इसी पेज नंबर पर 115 या 16 पेज नंबर पर आपको लिखा दिखेगा कि कोरकू जनजाति में, कौन सी जनजाति में? कोरकू, कोरकू जनजाति में गोदना गुदवाते हैं। अगले प्रश्न क्रमांक 1 की तरफ बढ़ते हैं। युग्म शब्दों को पाठ से ढूंढकर लिखना है। युग्म शब्द योजक चिन्ह वाले भी कह दो इनको हम, जैसे रहन सहन,
वेशभूषा, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, गीत संगीत, देश विदेश, इनके बीच में आपको योजक चिन्ह भी लगाना है। प्रश्न क्रमांक 2, उदाहरण के अनुसार शब्दों को मिलाइए। देखो निम्न, निम्न में अनुसार मिला रहे हैं तो आ की मात्रा बन जाएगी निम्न, जो ये निम्न लिखा है ना तो निम्ना हो जाएगा, निम्नान, ठीक है। और अनुसार, देखो एक तो न इधर लिखा है निम्न में, एक अ लिखा है, तो इस पे भी अ की मात्रा है, इस पे भी अ की मात्रा है, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, इस न पे आ की मात्रा लग जाएगी, तो निम्नानुसार। आदेश में आदेशानुसार, देखो आ की मात्रा बन गई। चित्रानुसार, तो त्रा आ की मात्रा बन गई। रेखा, तो आ से तो बेटा बड़ी कोई मात्रा होती नहीं है, तो रेखा अनुसार। विवरण, तो विवरणानुसार। इस तरफ का जो लास्ट अक्षर है उस पर आ की मात्रा लग जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़िए। धारा प्रवाह पठन है। हिमालय पर्वत की बर्फ से ढकी चोटियां, किससे ढकी हुई हैं, बर्फ से ढकी हुई चोटियां न केवल भारतीयों को बल्कि विदेशियों को भी अपनी ओर आकर्षित करती हैं। हर साल लाखों पर्यटक, पर्यटक मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह घूमने फिरने जाते हैं उनको पर्यटक कहते हैं, यहाँ घूमने आते हैं। सैकड़ों पर्वतारोही संसार की सबसे ऊंची चोटी, देखो पर्वतारोही होते हैं वो जो पर्वतों पर चढ़ते हैं, ठीक है, तो सैकड़ों पर्वतारोही संसार की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयास करते हैं। देखो हिमालय पर्वत है वो ऐसे चोटियों से बना हुआ है, ऐसे चोटियों से, इस प्रकार की चोटियां हैं, एक से बड़ी एक, इस तरीके की चोटियां हैं। और जो सबसे ऊंची चोटी है पूरे संसार की वो हिमालय पर ही है, जिसको कहते हैं माउंट एवरेस्ट। क्या कहते हैं, माउंट एवरेस्ट, याद रहेगा। और ये भारत के उत्तर में है हिमालय, तो ये माउंट एवरेस्ट पड़ती है नेपाल में। कहाँ पड़ती है, नेपाल देश में, ठीक है। संसार की सबसे ऊंची चोटी है ये, संसार की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयास भी करते हैं। संसार की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही, तो सबसे पहले इस पर कौन चढ़ा था, शेरपा टोनजिंग नोर्गे। शेरपा तेनसिंग याद कर लो, कहीं कहीं तेनसिंग भी आता है, शेरपा तेनसिंग, क्योंकि अंग्रेजी में ट और त टी से ही बनता है तो इसलिए टोन सिंह भी कर दिया है। तो शेरपा तेनसिंग नोर्गे, इन्होंने इसके लिए कई प्रयास किए और हिम्मत नहीं हारी। अंततः 7वीं बार, एक बार फेल हुए, दूसरी बार फेल हुए, 7वीं बार एडमंड हिलेरी के साथ, कौन, शेरपा तेनसिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी, दोनों ने मिलकर 29 मई 1953, इसको याद रखें, 29 मई 1953 को संसार की सबसे ऊंची चोटी पर अपना नाम रोशन किया। भारत की तरफ से बछेंद्री पाल, इसका नाम याद रखें, बछेंद्री पाल, इन्होंने, ये महिला थी, पहली महिला थी पर्वतारोही जो भारत की तरफ से एवरेस्ट पर चढ़ी, बछेंद्री पाल। इसके बाद प्रश्न है, बर्फ के पहाड़ों पर चढ़ने में क्या परेशानी आती होंगी, सोच के बताइए। एक तो जैसे जैसे हम पहाड़ों पर ऊपर चढ़ते जाते हैं तो सांस लेने में दिक्कत होती है, ठंड बढ़ती जाती है, चढ़ाई सीधी होती है तो दिक्कत आती है, पैर भी फिसलते हैं, तो इस प्रकार की दिक्कतें आपको पहाड़ पर चढ़ने के समय आती हैं। पर्यटक कहाँ घूमने आते हैं, तो लिखा है पर्यटक हिमालय पर्वत की बर्फ से ढकी चोटियों को घूमने आते हैं। इसके बाद स्वतंत्र लेखन है। अपने क्षेत्र के पहनावे के बारे में 4 वाक्य लिखिए। किस तरीके कपड़े पहनते हैं आपके यहाँ पर, तो हमारे क्षेत्र में पुरुष पैंट शर्ट पहनते हैं, आप लिख सकते हो। महिलाएं साड़ियाँ पहनती हैं। वृद्ध पुरुष कुर्ता पायजामा या धोती पहनते हैं। शादियों में कोट पैंट, लहंगा, चुनरी भी पहने जाते हैं। इसके बाद एक सूचना दी गई है स्वतंत्र पठन के रूप में।
सूचना सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना आपका दायित्व। सार्वजनिक संपत्ति क्या होती है? जो हम सबकी होती है, सरकार की तरफ से हम सबके लिए वो संपत्ति खड़ी की जाती है, तो इसकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना दंडनीय अपराध भी है। अगर आप ऐसा करते हो सार्वजनिक संपत्ति को, जैसे स्कूल हुआ, डाकघर हुआ, सरकारी हॉस्पिटल हुए, सरकारी ट्रेन हुई, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ये सब सार्वजनिक संपत्ति है। सड़क है ना, तो इनको नुकसान हमें नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसा करना दंडनीय अपराध है। प्रश्न क्रमांक 1, सूचना में सार्वजनिक संपत्ति से क्या मतलब है? तो सार्वजनिक संपत्ति का मतलब है यह संपत्ति शासन की है। किसकी है? शासन की है। प्रश्न क्रमांक 2, हमारी सार्वजनिक संपत्ति के प्रति क्या दायित्व है? तो हमको उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना है, यही हमारा दायित्व है। यह सूचना किसके द्वारा प्रसारित की गई है? तो लिखा है नीचे भारत शासन। तो यह सूचना भारत शासन के द्वारा प्रसारित की गई है। इसके बाद श्रुतलेख है। तो प्यारे बच्चों, आपके शिक्षक आपके लिए वाक्य शब्द बोलेंगे, यहाँ पर आप लिखोगे। तो ये था बेटा हमारा दिवस 5। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इसके साथ साथ अपना नाम और अपने ज़िले का नाम जरूर कमेंट करें कि आप हमारे वीडियो कहाँ से देख रहे हो। तो चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।